पाकिस्तान अपनी करतूतों से बाज नहीं आ रहा है। थोड़ी देर पहले भारत पर पाक ने हमला तेज किया है। रात हमला किया था, जवाब दिया, लाहौर में घुसकर जो है तबाही मचाई। उसके बाद भी रावलपिंडी, कराची फाइनेंशियल कैपिटल है पाकिस्तान की, और तो और उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो आर्मी का सैन्य सामान, सोचिए आप, डिफेंस कितना जरूरी था वो करके दिखाया भारत ने। फिर भी सतवारी कैंप पर भी हमले की खबर सामने आई है। देखिए, पाकिस्तान ने नियंत्रण रेखा पार से कुपवाड़ा, बारामूला, उरी, पूंछ, मेंढर, राजौरी सेक्टर में बिना किसी उकसावे के फायरिंग तेज कर दी थी। जवाब दिया गया। पूरे जम्मू कश्मीर में ब्लैकआउट की स्थिति लागू है। आरएसपुरा सेक्टर में युद्ध जैसी स्थिति बनी हुई है। बड़ी खबर, सोचिए, मलबा जो है वो कई जगहों से बरामद हुआ था, पाकिस्तानी हमलों को साबित कर रहा था। मोहम्मद अली शाह साहब, जो मेरा सवाल था, तैयारी तो भारत की नजर आ रही थी, पाकिस्तान इस तरह की हिमाकत, ऐसा कौन सा बैकअप है जिसके आधार पर कर पा रहा है? बिल्कुल, आपने एकदम दुरुस्त फरमाया है। तो मैं डब्ल्यू आवाज में बात करूंगा, माफ कीजिएगा। देखिए, बात ऐसी है, तो मैं पाकिस्तान सुधरेगा नहीं। वो होता है ना बड़ा वो बच्चा, उसको कुछ भी कर लो, लाठी मार लो, डरा दो, धमका दो, वो डरता ही नहीं है। जो पाकिस्तान गलीस, बेशरम, बेहुदा ऐसा मुल्क है, जो रोग बदमाश मुल्क है बिल्कुल। तो खैर, अभी मैं सबसे पहले तो मैं सारे देशवासियों को, खासतौर जम्मू में है, उनको मैं थोड़ा हल्का सा आपके चैनल के माध्यम से, एक मोटिवेशनल स्पीकर भी मैं हूं, मैं उनको थोड़ा जोश और हौसला दिलाता हूं कि प्लीज दोस्तों, हम हिंदुस्तानी हैं, हम साथ में खड़े हुए हैं, आपको कुछ नहीं होगा। मैं दिल कहता है, आपका बाल बाका नहीं होगा किसी भी हमारे हिंदुस्तानी का। अब ये कहते हुए मैं आपको ये कह दूं, जो मैंने इमेजेस देखी, मैं एक अलग स्टूडियो में हूँ, यहाँ पर मैंने बड़े पर्दे पे वो ड्रोन को गिरते हुए देखा। जहां तक मेरी ऑब्जर्वेशन है, मैं ये कहूंगा कि ये ड्रोन्स शायद रैकी ड्रोन्स थे, शायद ये वो ड्रोन्स थे जो हमारी तैयारी भापने आए थे कि भारत कितने टाइम में ऐसा ड्रोन देखने में रिएक्ट करेगा, 1 मिनट में, 2 मिनट में, 10 सेकंड में, और कितना कारगर होगा उस हमले को रोकने में, कितना सक्षम होगा। ये वो भापने आए थे, मेरा ख्याल रखता है मेरे को ये, क्योंकि होती है रेकी पेट्रोल, जो फौज में हमको ट्रेनिंग के टाइम पे सिखाया जाता है ऑन ग्राउंड। अगर हम रेकी कर रहे हैं दुश्मन के मुल्क में और हमको दुश्मन दिखता है, तो हम दुश्मन पे फायर नहीं खोलते हैं, हम खामोशी से उसको ऑब्जर्व करते हैं और वापस आके हेडक्वार्टर पे अपने इनपुट देते हैं कि हमें दुश्मन का पार्टी दिखी, इतनी तादाद में थे, ये इनकी तरतीब थी, ये टैक्टिक्स थे, ये तो ताकि हम बड़ा प्लान बना सके उनके खिलाफ। तो जहां तक मेरी ऑब्जर्वेशन है कि ये वो रेकी ड्रोन्स थे, इनिशियल रेकी करने आए थे, हमने अच्छा किया, हमने रोक ही लिया, हमने मार गिराया वहीं पे। अब मैं जम्मू वालों को फिर से आश्वस्त देता हूं कि आप लोग ठीक है, कॉशियस रहना चाहिए। हम और बात करेंगे। संजीव श्रीवास्तव जी हमारे साथ हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं, उनसे भी बात करते हैं। संजीव जी, ये रेकी करने आए थे, ये चेक करने आए थे कि हमारी तैयारी कितनी है, ये ड्रोन्स जो आए थे, जबकि हम तो बार बार एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं कि हम, सेम वही वाली बात आती है, बाप बाप होता है, वो बार बार दिखाया है भारत ने। देखिए, भारत के जो एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं वो बेहद कारगर है, और भारत के एयर डिफेंस सिस्टम्स ने कल रात में भी जो मिसाइल्स और ड्रोन्स के जो हमले हुए थे उसको पूरी तरह से नाकाम किया था। और अभी ये जो ड्रोन्स दिखाई दे रहे हैं, इनके ऊपर भी जाहिर है कि एयर डिफेंस सिस्टम्स के द्वारा लगातार इनको रिस्पॉन्ड किया जा रहा है, और इसको मार गिराने में हमारी सेनाओं की तरफ से पूरी कार्रवाई की जा रही है। लेकिन अभी चूंकि इवॉल्विंग सिचुएशन है, और इसमें अभी देखना होगा कि ये ड्रोन्स किस तरीके के रहे और क्या इसका इम्पैक्ट, जहां कहीं भी अगर ये भारतीय सीमा में प्रविष्ट हुए हैं तो कहां पे क्या इम्पैक्ट इसका है। तो अभी थोड़ा समय इंतजार करना होगा। लेकिन आपसे बात करेंगे, इसी बीच एक बड़ी खबर आ गई है, वो भी बता देते हैं दर्शकों को। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर,
भारत ने पाक का F-16 जेट मार गिराया है। सबसे बड़ा झटका, F-16 जेट मार गिराया गया है। संभावना थी कि पाकिस्तान इसका इस्तेमाल करेगा और भारत ने मार गिराया है पाक का F-16। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। शोपीस की तरह हमेशा से ट्रीट हुआ पाकिस्तानी F-16, लेकिन इसका जवाब देने के लिए भारत के पास पहले से राफेल है। वैसे आपने देखा होगा पाकिस्तान के मंत्री कहते फिर रहे थे एक इंटरव्यू में कि भारत ने 5 राफेल जो हैं वो इस्तेमाल कर दिए हैं। पूछा गया कि सोर्स है तो कहते हैं कि सोशल मीडिया देखा था। ऐसे लोगों के हाथ में देश है तो क्या होगा, सोचिए। बड़ी खबर, एयर डिफेंस सिस्टम ने F-16 जेट मार गिराया। ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। वैसे एक समय ऐसा भी था F-16 के इस्तेमाल पर रोक लगी थी और अमेरिका ने ही लगाई थी। बावजूद इसके अगर इसको यूज किया गया है तो ये अपने आप में बहुत सारे सवाल को लिए। वो अलग बात है कि इस बार पाकिस्तान अकेला रह गया है। कोई देश, ब्रिटेन, अमेरिका, रशिया, चाइना या फिर आप गल्फ की बात करें, कोई साथ नहीं खड़ा है। इजराइल, कोई भी साथ नहीं है। तो ये एक बड़ी खबर आ रही है जो हम बता रहे हैं। भारत के ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान के जवाबी हमले की आशंका थी। संजीव जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजीव जी, F-16 इस्तेमाल किया जा रहा है। देखिए, पाकिस्तान अपने जो संधि के जो वायलेशंस हैं उसके लिए भी जाना जाता है। F-16 को पाकिस्तान को अमेरिका ने इस शर्त पर दिया था कि उसका इस्तेमाल वो सिर्फ आतंकवाद विरोधी कार्रवाइयों के तहत ही करेगा। लेकिन अब इस तरीके से चाहे वो बालाकोट की एयर स्ट्राइक के बाद जो पाकिस्तान ने F-16 का इस्तेमाल भारत के विरुद्ध किया और उस समय भी हमारे विंग कमांडर अभिनंदन ने इसे मार गिराया था, और जाहिर है कि अभी फिर से एक बार F-16 को भारत की सेनाओं के द्वारा मार गिराया गया है। तो F-16 विमानों का जो दुरुपयोग है वो भारत के विरुद्ध पाकिस्तान कर रहा है, जो कि अमेरिका को इसका गहरा संज्ञान लेना चाहिए और अमेरिका को इस संबंध में जो भी एक्शन है वो इनिशिएट करने चाहिए। बात भी बहुत स्पष्ट है। लेकिन जाहिर है कि भारत F-16 को लेकर के यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से जो समय समय पे शंकाएं व्यक्त करता था, अपनी आपत्ति व्यक्त करता था, वो सही साबित हुई है। इन F-16 विमानों का जो इस्तेमाल है वो पाकिस्तान भारत के विरुद्ध करेगा, इसी पर्पज से उसने लिया था। लेकिन उसका आधार था कि वो अमेरिका को उसके आतंकवाद के विरुद्ध युद्ध में चूंकि सपोर्ट कर रहा था, इसलिए आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में उसने जनरल मुशर्रफ के समय में ये विमान लिए गए थे और जाहिर है कि इसका दुरुपयोग किया जा रहा है। लेकिन जैसा कि आपने बताया कि आज की जो भारत की वायुसेना है, हमारे पास ये F-16 जो विमान है पुराने विमान है, 4th जनरेशन के फाइटर जेट्स हैं, जबकि भारत के पास अत्याधुनिक 4.5 जनरेशन के राफेल फाइटर जेट्स हैं, जो कि इन F-16 विमानों को धराशायी करने में और उसके ऊपर सुपीरियरिटी और विजय हासिल करने में समर्थ है, सक्षम है। S-400 जैसी जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स है उसका इस्तेमाल भारत बड़े पैमाने पर करते हुए इन फाइटर जेट्स को मार गिरा रहा है। तो ये भारत की जो वायुसेना के शक्ति के संदर्भ में भी जो महारत है वो बहुत बड़ी है। आपने क्योंकि अमेरिका का जिक्र किया, बालाकोट का जिक्र किया, उस समय जब इस्तेमाल हुआ था तो अमेरिका ने स्टैंड लिया था। आपको लग रहा है कि, और एक ही सवाल की इतनी हिम्मत कहाँ से आ रही है? कोई आपके साथ नहीं खड़ा, आप कहीं पर भी खड़े नहीं होते, उसके बावजूद इतनी हिम्मत? देखिए, पाकिस्तान के ये जो सारे स्टेप्स हैं वो उसके आत्मघाती स्टेप मैं कहूँगा है जी। और ये जरा भी ये राष्ट्र अपनी दिशा खो चुका है, बुद्धिमत्ता खो चुका है और ये राष्ट्र अब पतन और विनाश की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, विखंडन की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और जैसा कि मैंने आपके चैनल पे भी और अन्य जगहों पर भी लगातार इस बात को हमने डिस्कस किया है कि पाकिस्तान ने यदि बुद्धिमत्ता से काम नहीं लिया तो उसका जो पूरा अस्तित्व है वो समाप्त हो सकता है, कई भागों में ये राष्ट्र विभाजित हो सकता है। और ये पाकिस्तान के सेनाध्यक्ष और वहाँ की जो पूरी आर्मी और ISI का जो पूरा कब्जा वहाँ के पाकिस्तान के सिस्टम पे है उसी का परिणाम है। राष्ट्रों के पास आपने बड़ी बात कही है। पाक के आम जनता जो है शायद समझदार है, लेकिन यहाँ पर सेना और जो नेता हैं वो समझ नहीं पा रहे हैं इस चीज को। आप रहिए सर, बातचीत करेंगे। डॉक्टर भूषण दीवान हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट जुड़े हैं, उन्हें भी शामिल कर लेते हैं। भूषण जी, पाकिस्तान का F-16 सिंगल इंजन वाला फाइटर जेट है, जबकि राफेल डबल इंजन वाला लड़ाकू विमान। बावजूद इसके इसका इस्तेमाल कर रहा है पाकिस्तान, जो कि राफेल के सामने कहीं खड़ा नहीं होता F-16। देखिए, ऐसा है, जब लड़ाई होती है तो लड़ाई
जी। जब लड़ाई होती है तो जो हथियार हमारे पास है तो वही हम इस्तेमाल करते हैं, वो तो करेगा ही। सवाल ये है कि कहाँ तक वो सक्सेस होगा, कहाँ तक वो हमारे सामने खड़ा हो पाएगा, वो तो सवाल ही नहीं खड़ा हो पाए। पर मैं ये कहता हूँ इसके अभी जो आर्मी हुक्मरान हैं पाकिस्तान के, वो इस स्थिति में पहुंच चुके हैं, इस हालत में पहुंच चुके हैं कि ना वो जैसे कहते हैं ना उगले बने ना निगले बने, उगल भी नहीं सकते निगल भी नहीं सकते। क्यों? क्योंकि अभी जब उन्होंने काम शुरू किया है उनको एहसास नहीं था कि भारत इतना भारी कदम उठाएगा, और भारी कदम तो हमने उठाया है। हमने तो टेररिस्ट के अगेंस्ट उठाया है, हमने तो आवाम के अगेंस्ट उठाया नहीं। ये लोग फिर वही काम कर रहे हैं, हमारी आवाम के साथ कर रहे हैं खिलवाड़। और बात ये है कि जब ये हमने किया है तभी अगर आर्मी हुक्मरान पाकिस्तान को चुप बैठ जाए तो हुक्मरान तो आवाम क्या कहेगा? बड़ी बड़ी बातें करते थे, कुछ नहीं कर रहे, चुप करके बैठ गए हो। ये तो है, ना उगले बने ना निगले बने। और अगर करते हैं जो कर रहे हैं तो भी मार खाएंगे। तो देखिए विनाश काल में ऐसे ही होता है, हर तरफ से उनको मार पड़ेगी, करें तो मार पड़ेगी, नहीं करें तो मार पड़ेगी। तो इनको इस तरफ जाने दीजिए। और हशर पाकिस्तान का यही होना है, कई टुकड़ों में बंटना है। हमने उनका कोई एरिया कब्जा नहीं करना है। बांग्लादेश आजाद कराया, बांग्लादेश कैप्चर नहीं हमने किया। तो अपना आप टूटेगा, टूटने की तरफ जा रहा है, वही हमारे भारत के लिए अच्छा है, और तरीका नहीं है। तो आपकी बात से क्या मैं ये समझूं, मैं चाहूंगी आप इस पर और अच्छे से अपनी बात रखिएगा। यानी कि 71 बांग्लादेश का जब हम जिक्र करते हैं तो मान के चले कि एक बलूचिस्तान बनता हुआ नजर आ रहा है, और शायद ये संभावना है कि जो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर है शायद वो भी राहत की सांस ले लेगा, उसके भी रास्ते खुल जाएंगे। मैं ये कह रहा हूँ कि पांचों भाग एपी, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, उसके नीचे आए सिंध, फिर POJ और पंजाब रह जाएगा। और पंजाब जो समझता है अपने आप को आर्मी के हुक्मरान तो पंजाबी हैं साले, हाँ। तो वो सबको दबाते हैं, उनको तो आर्मी समझते नहीं है, इनको जानवर समझते हैं कि जो ये काम कर रहे हैं। तो ये तो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। और जब ये टूटेगा एक तरीका है, नहीं तो और कोई ये मर्द नहीं तो ये जब तक ये नहीं होगा ये हमको हर 6 महीने हर साल तकलीफ देता रहेगा। अभी तो शुक्र करें चीन जो है अपने प्रॉब्लम में मस्त है, नहीं तो चीन के साथ मिलकर हमको बहुत तकलीफ दे सकते हैं। तो अभी आर पार की जंग होनी चाहिए ताकि पाकिस्तान टूट जाए। चीन का तो भारी भरकम इन्वेस्टमेंट है पाकिस्तान में, उसके तो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, और शायद इंटरनली लगता है कि सपोर्ट भी है, वरना इतनी हिम्मत कहाँ से। आपसे और बातचीत करेंगे सर। सुधाकरन साहब जुड़े, डिफेंस एक्सपर्ट है इंडियन एयरफोर्स की तरफ से। सुधाकरन जी, आपका अनुभव और प्रेजेंट सिचुएशन सर एनालिसिस कीजिएगा। हम अभी कहां पर खड़े हैं, भारत कहां पर खड़ा है? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। जंग का ऐलान हो चुका है, कल रात को ही हो चुका है। हम लोग इस कॉन्फ्लिक्ट करके इसको दबाने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि अभी खबर मिली है कि एक F-16 को S-400 वेपन सिस्टम ने गिरा दिया है। इसका मतलब ये है कि उनके जो जहाज हैं वो इंटरनेशनल बाउंड्री को क्रॉस करके वो अटैक प्रोफाइल के लिए अंदर आए हुए हैं, और उनको हमने मार गिरा दिया है। तो अभी आप किस चीज का इंतजार करेंगे? क्या और 100 लोगों को मारने के बाद जंग का ऐलान करेंगे? जंग का ऐलान हो चुका है। अब हालांकि जंग का ऐलान हो चुका है, अभी मुझे नहीं लगता कि मोदी साहब ऐसे हैं कि वो पीछे हटेंगे, और हटने की जरूरत भी नहीं है। ऐसे इस देश में ऐसे जाबाज हैं, वो जाके इस बार तो हम फतेह हासिल करेंगे, और इस बार जब फतेह हासिल करेंगे हम वापस नहीं मुड़ेंगे। जैसे 71 में मुड़ गए थे, 71 में लाहौर हमारे हाथ में था, लेकिन हमने उनको वापस कर दिया था ये सोचिए चलो ये बाज आ जाएंगे। 65 में हम जीत गए थे, फिर वापस आ गए। 45 में तो वो खैर हम नहीं बोले तो ही ठीक है, क्योंकि जीते मतलब पूरा कश्मीर हमारा हो सकता था, लेकिन हमने जीते हुए कश्मीर को उनको दे दिया था। लेकिन इस बार मोदी नहीं देने वाला। इस बार मोदी न सिर्फ हमारे जमीन को वापस ले लेगा, ये पाकिस्तान को याद रखना है कि पंजाबी अकेले पड़ जाएंगे, और पंजाबियों को पानी नहीं मिलेगा। बेशक सिंध को मिल जाए, बलूचिस्तान को मिल जाए, और खैबर पख्तूनख्वा को मिल जाए। ये पंजाबी जो है, मैं बार बार बोल रहा हूँ पिछले 2 दिन से, इनके रगों में खून नहीं दौड़ता, धोखा दौड़ता है।
और ये अपने खुद के बदन से धोखा कर देते हैं। और मैंने कल एक पाकिस्तानी को बोला था कि इनके दुश्मन भारत से नहीं है, इनके दुश्मन इनके ही साथ में खड़े हैं। जो रावलपिंडी में बैठे हुए वो इनके पहले दुश्मन है। जो इस्लामाबाद के पार्लियामेंट में बैठे हैं वो सब मदारी हैं, उनको उससे ज्यादा कुछ आता नहीं है। अगर पाकिस्तान का अवाम आज भी अगर जगने के लिए तैयार है, वहां पे एक दूसरा गाजा नहीं होगा। और वहां के पंजाबी आज भी अगर रावलपिंडी पे चढ़ाव कर देंगे तो ये जो हो रहा है इससे वो बच सकते हैं, वरना उनकी अभी 7 पुश्तें तबाह हो जाएंगी। भारत के पास इतने बारूद हैं कि मतलब वहां पे कुछ नहीं उगेगा। ये जब तक वो समझ जाते हैं वो उनके लिए बहुत अच्छा है। आपने बड़ी अच्छी बात कही है। भारत के पास इतने जो है वेपन्स का जब हम जिक्र करते हैं, भारत के पास यूनिटी है, भारत के पास यूनिटी है, देश है, पूरा ऑपोजिशन है, पूरा वर्ल्ड ऑर्डर जो है हमें कहें वो साथ में है। पाकिस्तान अलग थलग है। अभी हम 5 टुकड़े होने की बात कर रहे थे और बहुत सारे वीडियोस वायरल हुए हैं जिसमें बलूच लोग खुश हो रहे हैं, पीओके के लोग खुश हो रहे हैं कि शायद आजादी मिल जाएगी। नहीं, इस बार बिल्कुल आजादी तो हम दिला के रहेंगे और ये हमारा फर्ज भी बनता है क्योंकि वो अपने ही तो थे, वो पराये तो थे नहीं। ठीक है, मतलब किसी मजबूरी में कभी कन्वर्ट हो गया और कुछ और बन गया वो ठीक है, लेकिन हमें तो अपना कर्म और धर्म निभाना है और हम निभा के रहेंगे। और इस बार उन्होंने सोते हुए एक शेर को जगा दिया है। अब ये शेर वापस सोने वाला नहीं है। गलत टाइम पे उन्होंने गलत तार छेड़ दिया है और मुझे ये शक है कि ये आसिफ मुनीर का अकेले का खेल नहीं है। इसके पीछे कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, टर्की और मलेशिया पीछे फर्स्ट लेयर पे जुड़े हुए हैं। उसके पीछे डीप स्टेट है, क्योंकि डीप स्टेट का अभी अमेरिका में तख्ता पलट चुका है। तो वो ये चाहते हैं कि दुनिया में 3 या 4 जगहों पे जंग हो जाए है और इस जंग के जरिए वो भारत जो अभी तीसरी अर्थव्यवस्था बनने के ऊपर मतलब अग्रसर है उसको रोकने की ये पूरी कोशिश कर रहे हैं। तो भारत को ये थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। मुझे बिल्कुल यकीन है कि डोभाल साहब ने और मोदी साहब ने ये सब कुछ मतलब फैक्टर कर लिया होगा और हमें ऐसे किसी स्थिति में नहीं पहुंचना है। बिल्कुल हर स्टेप हमें कैलकुलेट करके लेना है और फिर इनको ऐसे मारना है कि हर मार इनको ऐसे पड़े कि वो उठ ना पाए और इनके चाहे कोई भी आता हो। जहां तक चाइना के सवाल है, चाइना का बिल्कुल बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है। आपने बड़ी बात कही है सर। 62 अरब डॉलर का इन्वेस्टमेंट है सिर्फ स्पेसिफिक बलूचिस्तान का जब हम जिक्र करते हैं। और ये कहा गया कि जो बलूचिस्तान एक तरह से यूक्रेन बना दिया गया है चाइना की तरफ से। ये और आपने डीप स्टेट की जो थ्योरी रखी है, मैं चाहूंगी उसको एक्सप्लेन कीजिएगा। कहीं ना कहीं जो एक सवाल गूंज रहा था कि इतनी हिम्मत आ कहां से रही है। सो ये है शायद ये पावर है इनकी स्ट्रेंथ। पाकिस्तान का जो लकीर खींचा है ये खींचा ही पहले गलत खींचा गया था, क्योंकि जिस साहब ने ये लकीर खींची थी उनका ना हिंदुस्तान से कुछ लेना था, ना पाकिस्तान से कुछ लेना था, ना वो इस तरफ कभी आए थे। वो तो पश्चिमी ताकतों को ये पहले से ही पता था कि भारत को अगर खींच के नहीं रखा गया, इसके आबादी में इतनी पोटेंशियल है कि ये कुछ चंद सालों में ये दोबारा सोने की चिड़िया बन जाएगी और वो ऐसी सोने की चिड़िया बन जाएगी कि बाकी लोगों को फिर कुछ मतलब वो कुछ कर नहीं पाएंगे। देखिए, भारत की आबादी लगभग दुनिया के 1/5वां हिस्सा है, 20% की है अप्रोक्सीमेटली। ये 20% की ये सिर्फ आबादी ही नहीं है, वो इंटेलेक्चुअली इतनी इवॉल्व आबादी है कि ये किसी भी मिट्टी में सोना पैदा कर सकती है। तो इन्होंने क्या कर दिया, यहाँ पे इन्होंने डिवाइड एंड रूल का इस्तेमाल किया, हमें बांट के रखा और हमें इतना दबा के रखा ताकि मतलब आज की जो पीढ़ी है वो ये सोचती है कि हम किसी काम के नहीं है। डीकोलोनाइज माइंड के साथ हम आते हैं, हमें अपनी हिस्ट्री नहीं पता है। कितने लोगों को महाभारत और रामायण पता है, वेद पता है, उपनिषद पता है, किसी को नहीं पता है। और आज अगर मैं ये बोलूं, मैं बता रहा हूं, अपने ही हिंदुस्तानी इस पे हंसेंगे, बोलेंगे मुझे ये कि सीख के क्या मिलने वाला है। लेकिन उसमें जो भंडार पड़ा हुआ है ये आपको सिस्टमैटिकली इससे दूर रखा गया है ताकि आप दब के रहें। ये दब के रहने, ये अभी मोदी जी आने के बाद जो देश में जो अर्थव्यवस्था में जो उछाल आया है, जो हमारी जो हमने जो अपनी शक्ति को वापस पहचाना है,
है ना। जी, तो जी। इस चीज को अभी कोई पच नहीं पा, किसी के पेट में पच नहीं रहा। तो इसमें अभी उन्होंने एक आखिरी दांव खेला है। जो पाकिस्तान जो है, एक कठपुतली सरकार वहां पे है, उसकी आर्मी की जो नियंत्रण है वो पश्चिमी डीप स्टेट के हाथ में है। और चाइना का क्या है कि वो पैसा बिल्कुल दे देगा। वो चाहता है कि पाकिस्तान भारत को मुक्का मारे और भारत को इतना हर्ट कर दे कि हम इस काबिल ही ना रहे कि चाइना के साथ दौड़ लगाए। कर नहीं पाएगा। हाँ। तो यही मकसद है चाइना का, टर्की का और मलेशिया का। और इसके पीछे डीप स्टेट का हाथ है। हाल फिलहाल की एक्सरसाइज में एक एक्सरसाइज जरूर मैं चाहूंगी, आप उस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। पिछले दिनों BLA, जिसे अलगाववादी संगठन कहा जाता है बलूचिस्तान में, बकायदा उसने जाफर एक्सप्रेस ट्रेन का अपहरण किया था। ज्यादा दिन पुरानी बात नहीं है, और 200 से ज्यादा यात्रियों को बंधक बनाया था। जो स्ट्रगल बलूचिस्तान कर रहा है कि उसके रिसोर्सेज को मिसयूज किया जा रहा है, वहाँ के लोगों का डेवलपमेंट नहीं हुआ, और फिर चाइना का जो इंटरफेरेंस है जिसकी आप बात कर रहे थे, अब आपस में जुड़े हुए हैं। क्योंकि आपने एक बात कही कि आसिम मुनीर में इतनी हिम्मत है नहीं कि वो अकेले फैसला ले ले। भले ही पिछले दिनों वो कहते हैं कि कश्मीर जो है उसके सर का ताज है, ये जो स्ट्रेंथ है। सुधाकर जी, हाँ जी बोलिएगा। हाँ जी, सवाल क्या था आपका? हाँ, मेरा सवाल ये है कि BLA ने जो पिछले दिनों ट्रेन हाईजैक की, बलूचिस्तान का स्पेसिफिक पार्ट हम कह रहे हैं, और अब एक कनेक्शन का जिक्र हुआ, फंडिंग का आप जिक्र कर रहे हैं कि चाइना से हो सकती है। आसिम मुनीर खुद ये फैसला नहीं ले सकता। हो रही है। हाँ, देखिए, इनका जो फॉरेन फॉरेक्स रिजर्व है वो कुछ 4-5 बिलियन डॉलर बच गए हैं। इनके टैंक में तेल लगाने के लिए इनके पास पैसा नहीं है। टैंक छोड़िए, मोटर बाइक में तेल लगाने के लिए इनके पास पैसा नहीं है। तो अगर ये मतलब इस हद तक पहुंच चुके हैं कि हमें ललकार सकते हैं और ये सोच रहे कि हम लड़ाई लड़ेंगे, तो इसमें बहुत गहरी एक साजिश है इसके पीछे। आपने एक और चीज गौर फरमाया होगा कि इन्होंने एक खबर छोड़ दी थी एक रिपोर्ट के जरिए। उन्होंने ये बोला था कि हमारे सारे शेल्स यूक्रेन में बिक गए। अब शेल्स अगर यूक्रेन, अब कौन सा देश है जो ऐसे जो क्लासिफाइड डिटेल है वो पब्लिक डोमेन में छोड़ेगा, जिससे दूसरे को ये पता चलेगा यार इनके पास तो बारूद ही नहीं है, जाके हमला कर लो। देखिए, ये सब लॉर करने के तरीके होते हैं, और हमें ये बिल्कुल हर मैसेज जो वहां से आता है। ठीक, आपने बड़ी बात कही थी कि प्रधानमंत्री जो है वो तैयार हैं, और शाम को ही मीटिंग हुई है, बेहद ही हाई प्रोफाइल। बहुत शुक्रिया सर, आपने समय निकाला डिटेल बातचीत के लिए। ये सिर्फ पाकिस्तान के अकेले का फैसला नहीं है, सभी एक्सपर्ट्स कह रहे हैं।